हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं यदुवंत प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी नर्व। हम यहाँ पे एनसीईआरटी के कंसेप्ट को केवल पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि हर कंसेप्ट को उसकी गहराई तक समझेंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं शानदार धमाकेदार लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का जो फोर्थ चैप्टर है, जेनेटिक्स, जहाँ से शुरू होती है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इनहेरिटेंस को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल हैं। यानी इनहेरिटेंस का मतलब है कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेट का ट्रांसफर होता है, फीचर्स का ट्रांसफर होता है। और वेरिएशन का मतलब कैसे कुछ डिफरेंसेस भी आ जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जैसे सारे बच्चे अपने पापा से हूबहू बहू नहीं मिलते, मम्मी से हूबहू बहू नहीं मिलते, थोड़ा चेंज रहता है। तो ऐसा क्यों, वाई। और जो मैच करते हैं वो भी, तो वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ एग्जाम्पल्स, थिंक अबाउट इट के अंतर्गत। एन एलिफेंट गिव्स बर्थ ओनली बेबी एलिफेंट। यानी कि हर एलिफेंट एलिफेंट को ही जन्म देता है। ऐसा नहीं कि एलिफेंट के यहाँ कोई डॉग जन्म ले ले, ठीक है। ऐसे ही ह्यूमन बर्थ्स ओनली ह्यूमन, नॉट कैट्स। तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है। ऐसे ही मैंगो के सीड से केवल मैंगो उग सकता है, ग्रेप्स उस पे नहीं उग सकते, या ग्रेप्स का प्लांट नहीं उग सकता। ठीक है। और ब्रदर एंड सिस्टर क्यों एक दूसरे से बहुत सिमिलर होते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी क्यों होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में इनहेरिटेंस और वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए देखेंगे। तो आंसर है कि इन इसका रीजन है जेनेटिक्स, दैट इज द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देन व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी कि इसमें हम लोग देखते हैं कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेड और फीचर्स का ट्रांसफर होता है, और कैसे वेरिएशंस का भी ट्रांसफर होता है। ये सारी चीज़ें को हम लोग देखते हैं। तो जिस साइंस के डिपार्टमेंट में इसकी स्टडी होती है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग टू द प्रोजेनी। या कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो ये फीचर्स आ रहे हैं, हमारे स्किन का कलर हमारे फादर से हम में आया, फिर हम में से हमारे चिल्ड्रंस में जा रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये क्यों हो पा रहा है, इनहेरिटेंस की वजह से। हमारी हमारी आई का कलर अगर ब्लैक है तो हमारे फादर का भी ब्लैक है, तो हमारे बच्चों का भी क्यों ब्लैक आ रहा है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्यों ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेंस। वेरिएशन क्या है, स्मॉल डिफरेंसेस among the offspring between a parents। कह रहा है एक ही माता पिता के दो डिफरेंट प्रोजेनी, दो बच्चे, उनमें क्यों डिफरेंट रहता है। कोई क्यों कभी कभी बहुत ज़्यादा फेयर है तो कोई डार्क है, किसी की हाइट थोड़ी लंबी है तो किसी की छोटी क्यों है। दिस इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन। जो फैक्टर इसको गवर्न कर रहा है वो है वेरिएशन, जो फीचर इसको गवर्न कर रहा है वो है वेरिएशन। तो ये जो वेरिएशन और इनहेरिटेंस है वो जेनेटिक्स का पार्ट है, और इसके हम अंदर देखेंगे क्यों ये सारी चीजें हो रही। दैट मीन्स इनहेरिटेंस क्यों होता है, क्यों वेरिएशन होता है। अब थोड़ा सा हम लोग इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में डिफरेंस देख लेते हैं। हालांकि ये दोनों ही टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं, चाहे वो हेरिडिटी हो या इनहेरिटेंस हो, बट कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। बट थोड़ा सा इसको हम लोग लॉजिकली देख लेते हैं है क्या ये। तो द टर्म हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस आर क्लोजली रिलेटेड बट सम डिफरेंसेस। क्या है सब डिफरेंसेस।
हेरिडिटी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज हाउ द ट्रेट हैज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी ये ब्रॉड टर्म है हेरिडिटी। इसमें पूरी प्रोसेस की स्टडी करते हैं कैसे हमारा ट्रांसफर हो रहा है, फैक्टर्स, दैट मीन्स आगे हम लोग पढ़ेंगे जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। ये सारी चीज़ें जो हम लोग होता है वो हेरिडिटी की वजह से होता है। और इनहेरिटेंस रेफर्स टू द जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट और जीन। हेरिडिटी जो है वो पूरे ट्रेट्स की बात कर रहा है। आई कलर, ईयर लोब टच है या फ्री है, ये सारा चीज जो ट्रांसफर हुआ है वो हेरिडिटी हो गया। बट किसी एक ट्रेट की बात कर रहे हैं, एक फीचर की बात कर रहे हैं, तो अगर ये इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। सिंपल एनालॉगी भी क्रिएट है कि हेरिडिटी इज ए इंटायर प्रोसेस ऑफ पासिंग फैमिली प्रॉपर्टी फ्रॉम वन जनरेशन। पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। और इनहेरिटेंस में क्या है, कुछ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक जैसे हाउस, लैंड या कुछ और कार, ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है। मतलब कि जब एक ट्रेड ट्रांसफर हो रहा है और उसके टर्म में हम बात करें तो इनहेरिटेंस यूज करते हैं। और ओवरऑल जब प्रोसेस पढ़ रहे हैं कैसे हाइट ट्रांसफर हुआ, कैसे आई कलर ट्रांसफर हुआ, कैसे ईयर लोब ट्रांसफर हुआ, मतलब ट्रांसफर का मतलब उनमें जो ईयर लोब फ्री थे वो फीचर कैसे आया, तो ये सारा टर्म अगर ब्रॉड सेंस में पढ़ते हैं तो ये आ जाता है हेरिडिटी। अब इनहेरिटेंस को हम लोग ब्रॉड में डिटेल में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो कि अभी हमने देख लिया है, इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ द फीचर प्रॉपर्टीज ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ऑफ ट्रेड्स क्या है, आई कलर। किसी किसी में आई का कलर ब्राउन होता है, किसी किसी में आई का ब्लैक होता है। किसी का हेयर टाइप कर्ली हेयर है, किसी का स्ट्रेट हेयर है, किसी का हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है। ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, तो किसी का ए बी है, किसी का ओ है। तो वैसे ही पेरेंट्स से प्रोजेनी में भी आ गया। किसी प्रोजेनी का ओ हो गया, किसी का ए है तो ए ट्रांसफर हुआ, किसी का बी है तो बी ट्रांसफर हुआ है। इसी तरह किसी का हेयर टाइप कर्ली है तो उनके बच्चों का भी हेयर टाइप कर्ली है। किसी के पेरेंट्स का आई कलर ब्राउन है तो उनके बच्चों का भी आई कलर ब्राउन होता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये इनहेरिटेंस के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक। तो इनहेरिटेंस इज ए बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ हेरिडिटी। यानी इनहेरिटेंस जो है ये ही जो है हेरिडिटी को गवर्न कर रही है। अब देखते हैं वेरिएशन क्या है। वेरिएशन, ऑलरेडी आई एम टोल्ड दैट इट इज स्मॉल चेंजेस एट अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। मतलब बहुत ज्यादा समय में थोड़े बहुत जो चेंज आते हैं उनको हम लोग वेरिएशन कह सकते हैं। तो वेरिएशन refers to the differences in traits that exist between parents and offspring among the sibling of the same species। कह रहे हैं कि पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज आई बट फिर भी डिफरेंट है। जैसे पेरेंट्स की हाइट 5 फीट 5 इंच की है, बच्चों की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो ये वेरिएशन क्यों आया? ड्यू टू द वेरिएशन। ये जो चेंज आया है ये वेरिएशन की वजह से है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे क्रोमोजोम में क्रॉसिंग ओवर होता है और बहुत सारी चीज़ें, लिंकेज, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। बट अभी ये समझना है कि ये वेरिएशंस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़वा बच्चे, उनमें भी बहुत सारा इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से कुछ चेंज आ गया। ठीक है, जेनेटिक तो मेकअप सेम है बट इन्वायरमेंटल कुछ चेंज आने की वजह से भी उनमें चेंज आ सकता है। तो इसलिए जो वेरिएशंस हैं वो चेंजेस हैं, स्मॉल चेंजेस। टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन कैसे हो सकता है, किस किस टाइप्स का हो सकता है? जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाने वाला वेरिएशन। पेरेंट्स कुछ अलग तरीके के हैं, बच्चों में कुछ अलग तरीके का है। कोई कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा चेंज, तो वो हो गया एक वेरिएशन। सिबलिंग टू सिबलिंग, यानी ब्रदर और दूसरे ब्रदर के बीच में या ब्रदर और सिस्टर के बीच में डिफरेंसेस जो आए हैं वो भी क्या है, एक तरह से वेरिएशन। एग्जाम्पल्स वेरिएशन के, डिफरेंट हाइट एमंग द सिबलिंग, कि बच्चों के बीच में हाइट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस।
ठीक है। फेशियल फीचर ऑफ इन द फैमिली, किसी का फेस बहुत लंबा है, किसी का राउंडेड फेस है, तो इतना चेंज क्यों? ड्यू टू द वेरिएशन। डिफरेंट फ्लावर कलर इन द सेम स्पीसीज, कह रहा है डिफरेंट फ्लावर का कलर हो सकता है एक ही स्पीसीज में, क्यों हो रहा है वेरिएशन? कोई थोड़ा डार्क रेड है, थोड़ा कोई लाइट रेड का फ्लावर है, क्यों है? ड्यू टू द वेरिएशन। कुछ उनमें चेंजेस आए हैं, अब वो चेंजेस क्यों है वो आगे हम पढ़ेंगे, बट जो चेंजेस आए हैं उनको वेरिएशन बोलते हैं। वाई द वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट? वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू द एडाप्टेशन इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है और अगर हम अपनी बॉडी में चेंज नहीं करते हैं, हम भी अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, वेरी नहीं करते हैं, तो हम उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, उस इन्वायरमेंट को हम एक्लिमेटाइज्ड नहीं कर पाएंगे। और ऐसा अगर नहीं कर पाएंगे तो जैसा कि चार्ल्स डार्विन को हमने पढ़ा है 10th क्लास में और आगे भी पढ़ेंगे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो इसलिए अगर सर्वाइव करना है तो बिल्कुल अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा, और इसके लिए वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इवोल्यूशन का फेज है। ठीक, अब आगे बात करते हैं इंक्रीज सर्वाइवल चांसेस, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सर्वाइवल चांसेस, और वह ये भी बता दिया कि इन्हीं की वजह से इवोल्यूशन लॉन्ग टर्म में सस्टेन्ड एक्यूमुलेटेड स्मॉल वेरिएशंस लीड टू द इवोल्यूशन। बहुत लंबे समय तक थोड़े थोड़े करके अगर वेरिएशन इकट्ठा होता है तो वो बाद में एक नई स्पीसीज क्रिएट कर सकता है, एक नया फीचर ऐड कर सकता है प्लांट में, एनिमल में, ऑर्गेनिज्म में, और ये इवोल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो इंक्रीज द सर्वाइवल चांसेस, फेवरेबल वेरिएशंस आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, पासिंग ऑन बेनिफिशियल ट्रेट्स। कह रहा है कि जो अच्छे वेरिएशंस हैं वो अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, काम के वेरिएशंस अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो आपको सरवाइव करने में, आपकी स्पीसीज को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और कह रहा है वेरिएशन प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, विदाउट इट ऑल इंडिविजुअल वुड आइडेंटिकल एंड इवोल्यूशन वुड बी इम्पॉसिबल। कह रहा है अगर वेरिएशन नहीं होता तो सारे स्पीसीज एक जैसे होते और इवोल्यूशन नहीं हो पाता। ठीक है, डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती, तो ये डाइवर्सिटी है तो इसका मतलब इवोल्यूशन है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा अब अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, कि क्या क्या हम इसमें रिसर्चेस पढ़ेंगे, क्या क्या इनहेरिटेंस के लॉ हैं वो पढ़ेंगे, और कैसे ये ट्रांसफर हो रहा है, कैसे ये वेरिएशन हो रहा है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्ली टाइम में लगभग 8000 टू 1000 बिफोर क्राइस्ट में ह्यूमन observed that offspring inherit traits from parents and some offspring carry desirable characters। कह रहा है कि ये हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं कि पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं, बहुत पहले से लोग देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जर्व क्या उन्होंने किया, द ट्रेड फ्रॉम पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड सम ट्रेड आर मोर बेनिफिशियल देन अदर। कह रहा है जो ट्रेड पास हो रहे हैं पेरेंट्स से बच्चों में, वो उनमें से कुछ अच्छे ट्रेड्स हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। जैसे कि कोई बहुत लंबी हाइट का है अगर, तो वो बड़े प्लांट्स को खाने में उसको इजी है, छोटी हाइट वाला नहीं खा पाएगा, तो ये एक बेनिफिशियल कैरेक्टर है फॉर द एनी ऑर्गेनिज्म। तो ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। और क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इसका अप्लीकेशन क्या क्या है, सेलेक्टेड सीड आर द बेस्ट प्लांट फॉर द नेक्स्ट हार्वेस्ट। कह रहा है अगर हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या अच्छे कैरेक्टर्स आए तो उसी सीड को चुनेंगे। जैसे कोई हमने देखा कि प्लांट है उसमें बहुत सारे सीड निकले हैं, प्लांट का हाइट बहुत छोटा है बट सीड बहुत ज़्यादा है, तो उस प्लांट के सीड को हम लोग कंजर्व कर लेंगे और अगले नेक्स्ट साइकिल में उसको शो करेंगे। ठीक, इस तरह का एनिमल ब्रीडिंग में उसको यूज करते हैं हम लोग, क्रॉस कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग, तो अच्छे एनिमल्स की स्पीसीज को क्रॉस कराते हैं। ठीक है, ताकि डिजायरेबल ट्रेट आ सके।
डिजायरेबल फीचर आ सकते हैं। जैसे कोई एक डिजीज रेसिस्टेंट काऊ है और दूसरी काऊ हाई यील्डिंग है, तो दोनों का क्रॉस कराएंगे तो जो हमें स्पीसीज मिलेगी वो डिजीज रेसिस्टेंट भी मिलेगी और फील्ड भी उसमें अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फायदे हैं जो कि बहुत पहले से चल रहे हैं, हम यूज में लेते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब कह रहे हैं कि हम लोग इन चीजों का अप्लाई करके क्या अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, क्या साइंस का यूज करके ग्रोथ कर रहे हैं। ये ह्यूमन इंटेंशनली ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू एम्प्लीफाई एंड रिटेन डिजायरेबल ट्रेड्स अक्रॉस जनरेशन। कह रहा है कि ह्यूमन बहुत समय से अपने फायदे के लिए प्लांट और एनिमल का ब्रीडिंग करा रहा है और उसमें से अच्छे प्लांट्स को यूज कर रहा है, अच्छे एनिमल्स को यूज कर रहा है। जैसे हाई यील्डिंग मिल्क कैटल्स का यूज करना ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू, हाई क्रॉप यील्ड का यूज करना, जैसे कि कोई क्रॉप है उसमें प्रोटीन की क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना। ठीक है, डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप बना लेना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये पॉसिबल है ड्यू टू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब एक हमने कोई अच्छी वैरायटी का फ्लावर लिया, उसमें पॉलिनेशन हमने आर्टिफिशियली कराया, सेल्फ पॉलिनेशन की जगह क्रॉस पॉलिनेशन कराया आर्टिफिशियली। उसको पढ़े हैं हम लोग चैप्टर सेकंड में, इमैस्कुलेशन और बैगिंग के थ्रू। तो ये करा के हम लोग एक डिजीज रेसिस्टेंट और हाई यील्डिंग प्लांट बना सकते हैं। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है अगर एनिमल में देखें तो साहिवाल काऊ, a premier Indian dairy breed developed through the centuries of the selective breeding from the ancestral wild cattle। हमारे पुराने समय से जो कैटल यूज हो रहे थे उनमें एक साहिवाल काऊ है, उसमें ब्रीडिंग कर करके उसकी हाई यील्डिंग कैपेसिटी हमने इंक्रीज की है और उसको डिजीज रेसिस्टेंट भी बना दिया, हीट टॉलरेंट बना दिया। तो ब्रीडिंग का क्या फायदा है वहां पे देखिए, हाई मिल्क यील्ड, हीट टॉलरेंट एंड डिजीज रेसिस्टेंट। तो ये कुछ बेनिफिट्स मिले हैं और ब्रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आगे जैसे हम पढ़ेंगे चैप्टर्स उनको समझ में आएगा। अब इतने टॉपिक्स हमने पढ़े तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। जेनेटिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जेनेटिक्स जो है इनहेरिटेंस और वेरिएशन का साइंटिफिक स्टडी, कि क्यों इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी क्यों ट्रांसफर ट्रेट हो रहा है, और क्यों वेरिएशन हो रहा है। ये जो स्टडी जिस साइंस की ब्रांच में होती है उसको जेनेटिक्स कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन क्या है? स्मॉल डिफरेंसेस among the individual of same species, सेम प्लांट, सेम एनिमल्स। ठीक है, दैट मीन्स प्रोजेनी में या सिबलिंग में जो भी वेरिएशंस हैं, चेंजेस हैं, वो वेरिएशन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का यूज हम लोग करके अपने फायदे के लिए क्रॉप और एनिमल ब्रीडिंग बहुत पहले से कर रहे हैं, ये भी एक टॉपिक था, ये हमने देख लिया। अब असली टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए क्या है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, और ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग रीजन्स हैं किसके? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जा रही है, उसका कारण है वेरिएशन और इनहेरिटेंस। ठीक है, और इवोल्यूशन जो हो रहा है वो वेरिएशन की वजह से हो रहा है, और जो स्पीसीज अभी तक कंटिन्यू है वो ड्यू टू द इनहेरिटेंस है। एक स्पीसीज अगर अपने ट्रेड्स को ट्रांसफर नहीं करती, कंजर्व नहीं करती, तो वो स्पीसीज खत्म हो जाती, नई स्पीसीज बन जाती। तो स्पीसीज के कंजर्व रहने के पीछे इनहेरिटेंस भी है। वेरिएशन तो नई स्पीसीज फॉर्मेशन में है ही, बट किसी एक पुरानी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए भी इनहेरिटेंस रिस्पॉन्सिबल। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और मेंडल को हम लोग जानते ही हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक्स में इन्होंने ही रिसर्च करना स्टार्ट किया पी प्लांट पे। तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी, और बहुत सारे रिसर्चेस किए, बहुत सारा टाइम दिया इन्होंने। तो द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ द ट्रेड पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
इन्होंने बताया कैसे ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो ट्रांसफर जिन चीजों से हो रहे थे उनको उन्होंने बोला फैक्टर्स, बट सम टाइम आफ्टर द फैक्टर इज नोन एज जीन। जब बहुत सारे रिसर्च हुए तो पता चला कि फैक्टर, जिन फैक्टर की बात मेंडल कर रहे थे वो एक्चुअली क्या है, जीन है। ठीक, दैट रिसाइड्स ऑन क्रोमोसोम, जीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। हु वाज जॉर्ज मेंडल। तो जॉर्ज मेंडल कौन थे, थोड़ा सा उनका इतिहास देख लेते हैं। व्हाट इज द हिस्ट्री अबाउट द जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल एन ऑस्ट्रियन मॉन्क, पादरी थे, एंड साइंटिस्ट हु कैरीड आउट क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन बी, स्वीट बी, स्पाइसम सेटिव। यानी कि ये जो हमारे मेंडल साहब थे वो चर्च में रहते थे और उनके पास खूब सारा टाइम था। तो वो गार्डन पी, जिसको हम स्वीट पी भी बोलते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिव। तो उसके बारे में उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। ठीक है, और उन्होंने 7 साल तक काम किया मटर के ऊपर और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, और कुछ बेसिक लॉ ऑफ हेरिडिटी का उन्होंने दिया, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये अभी हम आगे पढ़े, और इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो बिफोर मेंडल पीपल न्यू ट्रेट आर इनहेरिटेड, बट दे डिड नॉट नो हाउ द इनहेरिटेंस एक्चुअली वर्क। ये तो पता था कि पेरेंट्स से कुछ ना कुछ आता है, कुछ ट्रेट ट्रांसफर होते हैं, बट कैसे होते हैं, क्या क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या ब्रीडिंग कराएंगे तो कैसे क्या होगा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मेंडल ने रिसर्च किया। तो वहां से ज़्यादा जानकारी मिली, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जेनेटिक्स की शुरुआत यहाँ से हुई है। वाई वाज मेंडल वर्क स्पेशल, कह रहा मेंडल का वर्क क्यों स्पेशल था, क्यों उन्हें सक्सेस मिली, सबसे इम्पोर्टेंट थी। तो इसका रीजन है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया। दूसरा कि एक बार उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई अपना लॉ नहीं क्रिएट किया, उस पर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया, वेरीफाई किया, देन आफ्टर उन्होंने कोई ला दिया। ठीक, और उन्होंने बहुत सारे स्टैटिकल एनालिसिस किया, जैसे 1000 प्लांट्स पे रिसर्च किया तो उसका डाटा क्रिएट किया, किसमें कितना वेरिएशन हो रहा है, कितना कौन सा प्लांट क्या बन रहा है, कितना टाल बन रहा है, कितना डॉट बन रहा है, सारा स्टडी करने के बाद तो उन्होंने उसके बाद मैथमेटिकल अप्लाई करके तब कोई चीज़ उन्होंने दिया। तो यानी कि उनका जो सक्सेस का रेट हाई होने का रीज़न ये है कि उन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे प्लांट पर रिसर्च किया, और साथ में लॉजिकल रीजनिंग का एप्लीकेशन किया। नॉट ओनली द फैक्ट्स बट लॉजिकल रीजनिंग का अप्लाई करके और मैथ्स को इन्वॉल्व किया उन्होंने, और इसके वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। रिजल्ट की कंक्लूजन वेयर बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ नंबर एंड नॉट गेसेस। केवल उन्होंने अनुमान नहीं लगाया बल्कि बहुत सारे एविडेंसेस उन्होंने इकट्ठा किए आफ्टर द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। द मेंडल वर्क इज important because it was one of the first mathematics systematically applied in biology. वैसे तो अब बहुत सारा मैथ्स अप्लाई रहता है बायोलॉजी में, बट स्टार्टिंग में बायोलॉजी और मैथ में बहुत डिफरेंस समझाया जाता था। तो बायोलॉजिस्ट के लिए मैथ का एप्लीकेशन बायोलॉजी में बहुत मतलब अनएक्सेप्टेबल था। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा उस समय लाइट भी नहीं मिला, उनको फोकस भी नहीं मिला इस रिसर्च पे। बाद में इनके रिसर्च को रिपब्लिश किया गया, तब जाके पता चला हाँ मेंडल ने कुछ काम किया है। हाँ, बट इनका जो रिसर्च था वो सही था, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के वजह से और स्टैटिकल और मैथमेटिकल डाटा की वजह से, और बाद में बहुत काम आया। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग। वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट पाइसन सेटिव, कह रहा है ठीक है, बात सही है, उन्होंने सक्सेस हुआ, बट उन्होंने मटर के प्लांट को ही क्यों चूज किया। तो पहला रीजन कि उसका ग्रोइंग सीजन बहुत शॉर्ट है, लाइफ साइकिल आसानी से ग्रो करता है, प्लांट बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शार्ट लाइफ पीरियड है, उसमें एक प्लांट में बहुत सारे सीड होते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल है, क्योंकि
ये सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, ठीक है। और क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब उसमें बहुत सारे ट्रेट्स पॉसिबल थे अपोजिट, जैसे हाइट डार्क, ये अपोजिट ट्रेट्स हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पॉसिबल थे, जैसे वायलेट और वाइट फ्लावर, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, अपोजिट ट्रेट है, ये पॉसिबल थे पी प्लांट। तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया और उनका चॉइस बिल्कुल सही निकला, ठीक है। एग्जाम्पल वन जैसे लेते हैं, प्लांट की हाइट इज वन कैरेक्टर दैट इज चोजन बाय जॉर्ज मेंडल, जिसमें प्लांट टाल और डार्क। ऐसे ही सीड के बारे में बात करें तो सीड का कलर जो है वो ग्रीन और येलो होता है। व्हाट इज द टू ब्रीडिंग प्लांट? टू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है, तो देख लेते हैं कि टू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है। टू ब्रीडिंग प्लांट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग विथ सेम ट्रेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यार टू ब्रीडिंग प्लांट वो प्लांट है जिनमें अगर क्रॉस कराया जाए तो एक जनरेशन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे करने के बाद भी उनमें ट्रेट सेम रहता है। यदि अगर येलो कलर है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी येलो कलर है। तो इस तरह का अगर है तो उनको बोलेंगे टू ब्रीडिंग प्लांट्स, ठीक है। अब क्या है, टाल लाइन और डार्क लाइन देख लेते हैं क्या है। तो टाल पेरेंट से टाल ऑफस्प्रिंग होंगे, उन टॉल ऑफस्प्रिंग से फिर टॉल ऑफस्प्रिंग, यही है प्योर लाइन। ऐसे ही डार्क प्लांट है, तो डार्क प्लांट पेरेंट है तो उसके बच्चे भी छोटे होंगे, उनके बच्चों के बच्चे भी छोटे होंगे, हमेशा छोटे होंगे। इससे ये पता चलता है कि उनके अंदर जीनोटिपिकली दे आर नॉट हाइब्रिड प्लांट, ठीक है। जीन के लेवल पे भी वो प्योर लाइन्स, यानी कि उनके एलिल्स, ये अब बाद में हम लोग बात करेंगे, टेंथ में आपने पढ़ा होगा एलिल्स के बारे में, कि एलिल आर द कॉन्ट्रास्टिंग टाइप ऑफ जीन। तो एल एक ही जीन के कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट, तो ये है। तो कह रहा है कि जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, अगर वो आपके जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी ब्रीडिंग कराया जाए तो उनमें सेम टाइप ऑफ ट्रेट पाया जाएगा, चाहे वो कलर के लिए हो, चाहे वो हाइट के लिए हो, या पॉड शेप हो, किसी भी चीज के लिए हो, वो रेगुलर आफ्टर अगेन सेम थिंग इज ऑप्टेन, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो जेनेटिकली प्योर है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सेटअप, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें थी, कैसे उन्होंने सेटअप किया था। तो उन्होंने क्या क्या चीजें दी। फर्स्ट थिंग कि उन्होंने सेलेक्टेड प्योर टू ब्रीडिंग प्लांट्स, उन्होंने हाइब्रिड प्लांट को नहीं सेलेक्ट किया, ताकि पहले से पता रहे कि क्या चीजें प्लांट में हैं, क्योंकि हाइब्रिड प्लांट में पता नहीं होता। टू ब्रीडिंग प्लांट उन्होंने लिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्रॉस्ड प्लांट विथ अपोजिट ट्रेट। फिर उन्होंने प्लांट के अपोजिट ट्रेड्स को भी देखा, चूज किया, उनके सीड को कलेक्ट किया आफ्टर क्रॉसिंग, उनको ऑब्जर्व किया कई जनरेशन तक क्रॉस करा करा के, जैसे ये प्लांट को क्रॉस कराया, फिर जो प्लांट बना फिर उसको क्रॉस कराया, फिर उस प्लांट जो बना उसको क्रॉस कराया, और सब में उन्होंने देखा कि क्या रेशियो आ रहा है, एवरेज रेशियो की बात। तो एग्जाम्पल टाल प्लांट का डॉर्फ प्लांट से उन्होंने करवाया, और केयरफुली ऑब्जर्व किया कई जनरेशन तक कि प्लांट की हाइट कैसे आ रही, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग और पॉलन को ब्रश से डस्ट करना, ये सारी चीज़ों का स्टडी हमने चैप्टर नंबर 1 में फ्लावरिंग प्लांट था उसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देख लिया है। तो कह रहा है कि इसमें क्या होता है, एक फ्लावर होता है ए और एक फ्लावर बी है, ये यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, या यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, वाइस वर्सा, कोई भी कर दिए, तो यहाँ पे ये क्रॉस पॉलिनेशन माना जाएगा, या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोल सकते हैं अगर हमें मैनुअली कराया है तो।
दिस अलाउ हिम टू कंट्रोल विच प्लांट रिप्रोड्यूस। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से क्या फायदा है कि हम जिस प्लांट को चाहते हैं उसी में रिप्रोडक्शन कराएंगे, उसी से सीड ग्रो करेंगे और उसी पे स्टडी कर पाएंगे। ये पॉसिबल तभी है जब हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है, और इससे होगा फायदा क्या कि इससे हम लोग स्टडी कर पाएंगे एक्चुअली इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, कैसे क्रॉस कराने पे कितने टाल बन रहे हैं, कितने डार्फ बन रहे हैं, ये हम स्टडी कैसे करेंगे जब हम उनको आर्टिफिशियली पॉलिनेट कर पाएंगे, आर्टिफिशियली फर्टिलाइज कर पाएंगे। अब कह रहा है मेंडल के जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं जिनके ऊपर स्टडी की थी वो क्या है, यानी मेंडल किन किन कैरेक्टर के ऊपर स्टडी की, प्लांट के किन किन चीजों के बारे में स्टडी की। तो उन्होंने पाइसम सेटिवम के 7 कैरेक्टर पे स्टडी की। स्टेम की हाइट के बारे में, फ्लावर के कलर के बारे में, यानी कि स्टेम की हाइट का मतलब प्लांट बड़ा होगा कि छोटा, ये अपोजिट ट्रेट्स हो गए। ट्रेट 1, इसका अपोजिट टॉल का अपोजिट डॉल। फ्लावर का कलर ये वॉयलेट है तो यहाँ पे वाइट। फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन का मतलब एक्सियल है कि टर्मिनल है वो, ठीक है। ऐसे ही पॉड का शेप, जो उसकी पॉड होती है, छिम्मी बोलते हैं, वो पॉड का शेप फ्लैटेड है कि कंस्ट्रिक्टेड, बीच में दबा दबा सा है तो कंस्ट्रिक्टेड, नहीं तो फ्लैट का मतलब एकदम ऐसे है तो फ्लैट। पॉड का कलर ग्रीन है या येलो है, उनकी जो पॉड है उसका कलर कैसा है। सीड का शेप, सीड उसमें से जो निकल रहा है वो ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है। तो ये सीड का जो कलर हो गया, सीड का शेप रिंकल्ड है कि राउंड है, यानी कि एकदम क्लियर राउंड ऐसे है, या बीच बीच में कुछ ऐसे 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 कुछ है, धसा हुआ है। तो इस तरह का जो शेप है रिंकल्ड हो जाएगा, इस तरह का प्योर कोल है तो राउंड हो जाएगा। तो ये हमारा शीट का शेप। तो ये टोटल 7 कैरेक्टर्स का उन्होंने सिलेक्शन किया, और 2 अपोजिट ट्रेट होने की वजह से टोटल 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पे उन्होंने स्टडी किया। ठीक, अब एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया हमने क्या क्या मेंडल ने किया, अब उसको हम लोग करके देख लेते हैं कि क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, स्टेम हाइट। एक टाल प्लांट लेते हैं, एक डार्क प्लांट, और दोनों का क्रॉस कराते हैं, और दोनों प्योर लाइन होनी चाहिए, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होनी चाहिए, यानी कि दोनों में अभी कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ है। पेरेंट्स दोनों, अगर ये टी है, कैपिटल टी, तो ये स्मॉल टी, कहने का मतलब ये प्योर लाइन का मतलब ये, और इनके अंदर क्रॉस कराते हैं तो क्या, which trait will appear in the offspring। मेंडल answered this by studying several generation। तो इन्होंने फर्स्ट जनरेशन में ही नहीं बता दिया कि हाँ ये तो टाल ही बनेंगे, वेरीफाई किया, री वेरीफाई किया, अगेन री वेरीफाई किया, और जब एकदम क्लियर हो गया, हाँ बार रिपीटेड एंड रिपीटेड अगेन एक्सपेरिमेंट से सेम रिजल्ट आ रहे हैं, तो उन्होंने समझ लिया कि हाँ क्या फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो क्या लगेगा, हम लोग जानते ही हैं, प्लांट यहाँ टाल आएगा। ठीक, ऐसे ही सीड का शेप उन्होंने सेलेक्ट किया। मान लीजिए ये राउंड है, प्योर लाइन के लिए कैपिटल आर यूज करते हैं, ठीक, और यहाँ स्मॉल आर यूज कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमेशा राउंड शीट आएगा, हमेशा राउंड शीट आएगा फर्स्ट जनरेशन में। दिट क्लियरली कि यहाँ पे राउंड शीट का शेप डोमिनेंट है। ऐसे ही सीड का कलर अगर देखेंगे तो कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल वाई, ठीक। दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, सबको पता है कि येलो सीड आएंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देख चुके हैं क्लास 10th में ही, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद फ्लावर का कलर देख लेते हैं। तो वायलेट कलर का फ्लावर है या वाइट कलर का फ्लावर है, तो वायलेट के लिए मान लीजिए डब्ल्यू ले लेते हैं, ठीक है। स्मॉल यहाँ पे डब्ल्यू ले लेते हैं, स्मॉल डब्ल्यू, इनका क्रॉस कराए तो देखेंगे कैसा फ्लावर आ रहा है, वायलेट आता है, पता चला कि, तो इसका मतलब वायलेट कलर डोमिनेंट है, ठीक। तो डेली लाइफ एनालॉजी से समझ लेते हैं, जो हमारे लाइफ में हो रहा है कि फादर अगर टाल है, मदर अगर मीडियम साइज की है या टाल है, तो सारे बच्चे टाल हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेट इनहेरिटेड हो रहा है वो पेरेंट्स से, वो टाल वाला हो रहा है।
या टाल वाला जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, ये बोल सकते। ऐसे ही अगर ब्राउन आई फादर है, ठीक है, ब्राउन आइड मदर है, तो बच्चे भी देखते हैं कि क्या है, बच्चे भी जो है, चिल्ड्रंस भी हमारे क्या है, ब्राउन आइड। इसका मतलब है कि ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ब्राउन कलर मदर और फादर से बच्चों में चला है, ठीक है। तो इसका मतलब इनहेरिटेंस वर्क थ्रू द जीन्स। फैक्टर्स बताया मैंने कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अब मेंडल का जो मेजर अचीवमेंट क्या था कि उन्होंने ट्रेड्स को इन प्रेडिक्टेबल मैनर में बताया कि कब कौन सा ट्रेड दिखेगा, क्योंकि उन्होंने रिसर्च कर लिया। उन्होंने ये बताया कि क्यों पेरेंट्स से बच्चों में ट्रेड जा रहे हैं, क्यों कुछ ट्रेड डोमिनेंट हैं, कुछ रेसेसिव हैं, यानी कुछ एक जनरेशन में दिखते हैं, कुछ अगली में क्यों नहीं दिखते। जैसे वाइट कलर के फ्लावर और वायलेट में क्रॉस करा रहे हैं, तो क्यों वायलेट ही आ रहा है, वाइट वाला क्यों नहीं आ रहा है, ड्यू टू द डोमिनेंट फैक्टर ऑफ द वायलेट। ठीक है, ऐसे ही हाइट टॉल और डार्क का क्रॉस करा रहे हैं, तो क्यों बार बार टॉल ही आ रहा है, डॉर्फ क्यों नहीं आ रहा है, ड्यू टू द टॉल हाइट इज डोमिनेंट ओवर द डॉर्फ प्लांट। तो इसलिए ये कौन समझा पाया, ये मेंडल ने रिसर्च किया और तब क्लियर। सम ट्रेट डिसअपियर वन जनरेशन एंड रीअपियर नेक्स्ट जनरेशन। इन्होंने 2-3 जनरेशन F2 F3 तक क्रॉस कराया और देखा कि कुछ जो ट्रेड्स डिसअपियर हुए थे, जैसे जो फर्स्ट जनरेशन में प्लांट टॉल आ रहे थे, डॉर्फ नहीं आ रहे थे, बाद में पता चला कि सेकंड जनरेशन में डॉर्फ प्लांट भी आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्यों रीअपियर हो रहा है, ये भी उन्होंने रिसर्च में बताया। ठीक, तो की टर्म क्या क्या है आज के लेक्चर में इम्पोर्टेंट है कि जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या है कि ट्रेड का वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर। ठीक है, ट्रेड क्या होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी प्लांट के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जैसे हाइट, सीड कलर, फ्लावर कलर, ये सारा एक ट्रेट हो गया। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है कि प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग विद सेम ट्रेड जनरेशन आफ्टर, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक ही जैसे कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। जैसे व्हाइट कलर के अगर ऑर्गेनिज्म है तो व्हाइट करना, फ्लावर बार बार व्हाइट कलर व्हाइट कलर व्हाइट कलर का फ्लावर प्रोड्यूस करना, ये ट्रू ब्रीडिंग बोला जाएगा। अब इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं, क्या इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। उन्होंने 7 सालों तक काम किया मटर के प्लांट पे। ठीक है, ये ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। ही सेलेक्टेड 2 ब्रीडिंग प्लांट ऑफ पाइसन सैटिवम with 7 characters and 14 contrasting traits. His experiment led to the foundation of modern genetics. उनके एक्सपेरिमेंट से मॉडर्न जेनेटिक्स का इवोल्यूशन हुआ, ये बोल सकते। तो मेंडल पी प्लांट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द इनहेरिटेंस वर्क इन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेंडल के जो पी प्लांट पे रिसर्च थे वो बड़े काम के रहे, क्योंकि इसी के थ्रू और साइंटिस्ट ने और भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च को फॉलो की। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे। आशा है कि इस वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशन के बारे में क्लियर हुआ होगा, मेंडल के रिसर्च के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग मेंडल के लॉ के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड अगेन आगे लेक्चर देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।